純ちゃん、おかえり。まさかこのような形でまたお会いできるとは思ってもいませんでした。とても辛かったでしょう。とても辛かったでしょう。文化系のためにみんなで作ったハッピーがとてもわし合っていました。私たちは君を決して忘れません。校長先生から卒業整数が授与されたと聞きました。それで私たちは全案で一緒に卒業しました。シュちゃん、もう痛みも苦しみもありません。どうか入れらかにお休みください。जापान एक खूबसूरत देश जो जाना जाता है अपने बिहेवियर, रिच कल्चर की वजह से, सेम एज आर कंट्री इंडिया, क्योंकि हमारे देश की भी सबसे डिफरेंट बिहेवियर और अलग कल्चर की वजह से जाना जाता है। ये तो हो गई कुछ अच्छी बात है। अगर हम बात करें इन्हीं देशों के डार्क साइड की, तो एग्जाम्पल के लिए इंडिया का निर्भया केस हर किसी को अपनी ज़ुबान पर याद होगा, लेकिन जब बात आती है जापान की तो सबको बस उसकी अच्छाई ही दिखाई देती है। तो आज हम बात करने वाले हैं जापान के एक हॉरिफिक और डार्क केस की, जिसका नाम है द कॉन्क्रीट एनकेस्ड हाई स्कूल गर्ल मर्डर केस। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने जिंदा रहते 40 दिनों तक नर्क से भी बदतर हालत सही थी। ये कहानी है 17 साल की एक मासूम लड़की की जिसका नाम था जुंको। इस केस के सबूत जब कोर्ट में पेश किए गए तो एक आदमी कोर्ट रूम में ही बेहोश हो गया। जुंको का जन्म मिसातो साइतामा प्रीफेक्चर में हुआ था। वो अपने माता पिता, एक बड़े और एक छोटे भाई के साथ रहती थी। अपनी टीन एज में वो याहियो मिनामी हाई स्कूल में पढ़ती थी और वो एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में एज अ पार्ट टाइम वर्कर जॉब भी करती थी। जुंको ने एक नई नौकरी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर की थी, वो भी जल्द ही ज्वाइन करने वाली थी आफ्टर हर ग्रेजुएशन। अपने हाई स्कूल में जुंको एक बहुत ही शांत और अच्छे स्वभाव की लड़की थी, जिससे उसके दोस्त बहुत ही पसंद करते थे और वो पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी ग्रेड्स लाती थी। वो अपने क्लास में एक बहुत ही पॉपुलर लड़की थी जो कि बहुत खूबसूरत थी और एक आइडियल सिंगर भी बनना चाहती थी। जिस रात उस बेचारी का किडनैप हुआ, उसी दिन वो घर जाकर अपना फेवरेट शो या कहे तो टीवी टेलीविज़न शो का आखिरी एपिसोड देखने वाली थी, जो था टॉम्बो, जिसका मतलब होता है ड्रैगन फ्लाई। जो 4 मुख्य आरोपी जुंको की किडनैपिंग और मर्डर में मेन अक्यूज थे, उनका नाम है हिरोशी मियानो 18 साल, जो ओगुरा 17 साल, शिंजी मिनातो 16 साल और यशुशी वटनाबे 17 साल, जिनको कोर्ट में अक्यूज्ड ए, बी, सी और डी से रेफर करके बुलाया गया। जिस जगह पर ये चारों ने जुंको को पकड़ के रखा था
वो मिनातो के घर का सेकंड फ्लोर, जो कि इन चारों का हाइडआउट या कहे तो अपने अड्डे की तरह उससे यूज़ करते थे और अपने क्राइम, रेप्स एंड एक्सटॉर्शन के लिए भी यूज़ करते थे। मियानो जो इस क्राइम का लीडर था, उसके पहले ही बहुत सारे खराब बैकग्राउंड रहे हैं, जैसे कि एलिमेंट्री स्कूल में गलत बिहेवियर, शॉपलिफ्टिंग और स्कूल की प्रॉपर्टी को डैमेज करना वगैरह वगैरह। अप्रैल 1986 में उसने टोक्यो के एक प्राइवेट हाई स्कूल में एडमिशन लिया था, लेकिन उसी साल ड्रॉप आउट भी हो गया। इसके बाद उसने और कई सारे क्राइम किए जो कि वक्त के साथ बढ़ते गए और अपने हद पार करने लगे। जब उसने ये क्राइम किया, यानी कि जुंगो फुरुता वाला केस, तब वो यशुशी वटनाबे की बड़ी बहन के साथ रिलेशनशिप में था और एज अ टाइल वर्कर काम करता था। लेकिन इस जॉब में उतना पैसा नहीं था, इस वजह से उसने गैंग्स ज्वाइन की जापान, जैसे कि याकुजा है, और बार बार सेक्स क्राइम करता था। और कामों की वजह से और इतने गिरे हुए कैरेक्टर की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड का भी उससे इंटरेस्ट उठने लगा था और उन दोनों का आखिर में ब्रेकअप हो गया। फिर 25 नवंबर 1988 को मियानो और मिसातो की गलियों में घूम रहे थे। वही अपने रोज की चोरी चकारी और लोकल्स को डरा धमकाकर रेप करने के चक्कर में 8:30 बजे यानी कि 8:30 PM को उन्होंने जुंको फुरुता को अपने घर जाते हुए देखा। साइकिल की अपने पार्ट टाइम जॉब से लौट रही थी। तब मियानो के कहने पर मिनातो ने जुंको की साइकिल को लात मारकर वहां से भाग गया। तब मियानो उसे उठाने और ऐसे दिखाने आया जैसे कि वो उसकी मदद कर रहा है, और उसने जुंको को घर तक छोड़ने के लिए पूछा और फिर घर ले जाते मियानो उसे एक वेयर हाउस में ले गया और वहां उसे डरा धमका कर उसका बलात्कार किया। फिर उसके बाद वो उसे वहां से पास ही के एक होटल में ले जाकर उसे मारने की धमकी देकर उसका फिर बलात्कार किया। फिर उसने होटल से मिनातो और उसके दोस्त जो ओकुरा और यशुशी वटनाबे को बुलाकर अपना जो घिनौना काम किया उसका बखान करने लगा कि किस तरह उसने उसका बलात्कार किया। तब जो ओगुरा ने मियानो से पूछा कि उसे बंदी बनाकर रखो ताकि उसका अलग अलग लोगों से शोषण करवाया जा सके। इस पूरे ग्रुप का एक गंदा और पूरा हिस्ट्री रहा है, ऐसे दुष्कर्म करना और बाद में उन लड़कियों को छोड़ देना। सुबह के 3 बजे के करीब मियानो ने जुंको को पास ही के एक पार्क में ले गया जहां मिनातो, ओगुरा और वटनाबे उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने जुंको के घर का पता उसकी नोटबुक से निकाल लिया था और वो पता दिखाकर उसे धमकी दे रहे थे कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसे याकुजा गैंग के मेंबर उसके घर वालों को मार देंगे। फिर उन चारों ने उसे अदेची में अयासे डिस्ट्रिक्ट का एक घर में ले जाकर उसका गैंग रेप किया। और जो अयासे वाला घर था वो और किसी का नहीं, मिनातो का ही घर था। वो घर एक तरीके से उन लोगों का अड्डा था। फिर 27 नवंबर जुंको के माता पिता ने पुलिस में रिपोर्ट लिखी जुंको के गुमशुदा होने की, और ये बात जब उन चारों को पता चली तो उन चारों ने जुंको को ज़बरदस्ती अपनी माँ को फ़ोन करने कहा और उन्हें कहा कि वो घर छोड़कर चली गई है और अपने दोस्तों के साथ सुरक्षित है। तो उन्हें ये भी कहलवाया कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन बंद करवा दो। जब मिनातो के माता पिता घर में रहते तो जुंको को मिनातो की गर्लफ्रेंड की तरह एक्ट करने के लिए कहा जाता। वो ऐसा इसलिए करते ताकि मिनातो के माता पिता पुलिस में रिपोर्ट ना कर दे, लेकिन उन माता पिता को भी पता था कि याकुजा गैंग के उनका बेटा जो है वो याकुजा गैंग का मेंबर है और इन सब में मिला हुआ है, इसलिए वो भी डरे हुए थे। 28 नवंबर की रात को मियानो ने 2 और लोगों को बुलाया, तेत्सुया नाकामुरा और कोइची हारा, जो थे E और F, मिनातो के घर पर बुलाया।
वो ऊपर वाले कमरे में गए जहाँ जुनको बैठी थी। उसने लॉन्ग स्लीव्ड टी शर्ट और एक स्कर्ट जो मियानो एक कपड़े की दुकान से चुरा के लाया था कुछ ही दिन पहले। फिर उन्होंने एक कफ मेडिसिन पी और ड्रग्स ले रहे हैं ऐसा दिखाने की कोशिश की और नशे में धुत बन रहे थे। तब जुनको वहाँ से भागने की कोशिश भागने लगी और चिल्ला रही थी। तब मियानो ने उसके पैर पकड़कर गिरा दिया और इहारा ने एक तकिया लेकर जुनको के फेस पर रखकर दबा दिया। तब मिनातो के माता पिता जुनको की आवाज़ सुनकर जाग गए। उसकी आवाज़ सुनकर जहाँ मिनातो उन्हें वापस सोने भेज देता है। जुनको की आवाज़ सुनकर मिनातो के माता पिता जाग गए, लेकिन मिनातो उन्हें कुछ नहीं कहकर वापस सोने भेज देता है और फिर उन सब ने मिलकर जुनको का गैंगरेप किया और उस टाइम में जुनको एक स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस में चली गई। सीलिंग को देखे जा रही थी विदाउट ब्लिंकिंग। उस ग्रुप ने जुनको फुरुता को 40 से ज़्यादा दिनों तक मिनातो के घर में बंदी बना के रखा, जहां उसे मारते, बलात्कार करते और टॉर्चर करते थे। वो और दूसरे अलग अलग मर्दों और लड़कों को मिनातो के घर बुलाते, उनसे जुनको का रेप करवाते। और अगर उस ग्रुप की स्टेटमेंट्स या पुलिस के सामने दिए गए बयान को देखें तो उन चारों ने उसके प्राइवेट पार्ट के हेयर शेव किए, उसको नेकेड करके म्यूज़िक के ऊपर डांस करने के लिए कहा और उन सब के सामने मास्टरबेट करवाते थे, उसे बालकनी में सुलाते थे और कपड़े भी नहीं देते थे। उसके प्राइवेट पार्ट में अलग अलग चीज़ें इंसर्ट करते थे, सच एज जलती हुई मैच स्टिक्स, मेटल रॉड और बॉटल्स। उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक करने के लिए फोर्स करते थे, उसे स्मोक करने के लिए मजबूर करते थे, पेंट थिनर को सूंघने के लिए मजबूर करते थे। और तो और एक बार मियानो ने जुनको के पैरों और हाथों पर लाइटर के तेल छिड़क कर आग भी लगाई थी। फिर आता है दिसंबर और जुनको जो थी वो पूरी मैल नरिश्ड हो गई थी, क्योंकि उसे ना तो ढंग से खाना मिल रहा था और सिर्फ दूध पिला रहे थे। और इतना सारी इंजरीज की वजह से और इतने सारे बर्न्स की वजह से वो नीचे के टॉयलेट तक में नहीं जा पा रही थी, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और तो और मिनातो के कमरे में ही कैद होकर रह गई थी अपनी कमज़ोरी की वजह से। जुनको का जो पूरा रूप था वो बहुत ही ड्रास्टिकली अल्टर्ड या कहे तो ख़राब हो गया था। उन चारों की मार की वजह से जुनको का चेहरा इतना सूज गया था या कहे तो सौर हो गया था कि उसके चेहरे के फीचर्स भी डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहे थे। उसकी पूरी बॉडी इतनी ज़्यादा सेवरली क्रिपल्ड कर दी गई थी कि सड़े हुए मांस की स्मेल आने लगी थी, जिस वजह से उन चारों का उससे सेक्सुअल इंटरेस्ट भी ख़त्म हो चुका था। और इस वजह से उन चारों ने एक और 19 साल की लड़की का किडनैप करके उसके साथ भी दुष्कर्म किया। जब वो घर जा रही थी तब बिल्कुल जुनको की ही तरह। फिर आता है 4 जनवरी 1989। तब मियानो अपना गुस्सा जो था वो जुनको के ऊपर उतार रहा था और उसके पैरों पर लाइटर का तेल छिड़ककर आग लगा दी उसने, क्योंकि वो एक ही रात पहले मियानो महाजोंग करके एक गैम्बल में हार गया था। जुनको अपने आप को इस आग से बचाने की बहुत कोशिश करती है और थोड़ी देर बाद अनरिस्पॉन्सिव होकर गिर जाती है, लेकिन इन चारों को अब भी चैन नहीं था, तो उसे मुक्के मारते हैं और मोमबत्ती जलाकर उसके चेहरे पर गरम गरम वैक्स गिराते हैं। उसकी पलकों पर 2 मोमबत्तियां जलाते हैं। जुनको को खुद का मलमूत्र पीने के लिए फोर्स करते हैं। उसके बाद उसे लात मारते हैं जिससे एक स्टीरियो पर जा गिरती है और कोलैप्स कर जाती है और उसकी बॉडी एक शिवरिंग स्टेट में पहुंच जाती है, जिसे कि कन्वर्जन भी कहा जाता है।
और अब वो इतनी देर से ब्लीड कर रही थी, उसके सारे घावों पर पस जमना शुरू हो गई थी। फिर उन चारों ने अपने अपने हाथों पर प्लास्टिक बैग को कवर किया और जुंको को मारते रहे, और एक लोहे के एक्सरसाइज बॉल होती है वो भी उन चारों ने जुंको के पेट पर काफी बार गिराई। फिर कुछ लगभग 2 घंटे तक ये चारों उसे मारते रहे और इसी सारी मारपीट से अपने घावों से अधमरी हालत में पड़ी हुई लाचार जुंको ने अपने इस दर्दनाक सफर से मुक्ति ली और वो वहीं मर गई। जुंको की मौत के 24 घंटे के अंदर अंदर मिनातो के भाई उसे फोन करके कहता है कि जुंको मर चुकी है और मर्डर का इल्ज़ाम में फंस ना जाए, इस वजह से उसके पूरे ग्रुप ने जुंको की बॉडी को कई सारी ब्लैंकेट में लपेटकर एक ट्रैवलिंग बैग में भर दिया और फिर उस बैग को एक 55 गैलन्स या कहे तो 210 लीटर के एक बड़े बैरल में डालकर उसमें वेट कंक्रीट भर दिया और फिर रात के करीब 8 बजे उन्होंने उस बैरल को लोड किया और कोतो टोक्यो में एक जाकर फेंक दिया। फिर 23 जनवरी 1989 को मियानो और जो ओगुरा को उस 19 साल की लड़की के गैंग रेप और किडनैपिंग के लिए अरेस्ट कर लिया गया। और फिर 29 मार्च को जब पुलिस इनके घर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब उन्हें वहाँ लेडीज अंडरवेयर मिलता है। उसके बाद पुलिस इनसे स्ट्रिक्ट होकर इंटेरोगेशन करती है और दोनों को अलग अलग रूम में रख कर इंटेरोगेशन करती है, लेकिन दोनों ही कुछ नहीं बता रहे थे। तब पुलिस ने अंधेरे में ही एक तीर मारा। वो क्या था कि अयासे में कुछ ही महीनों पहले एक लेडीज़ और उसके 7 साल के बच्चे का मर्डर हुआ था। तो पुलिस मियानो को कहती है कि हमें पता है कि तुमने किसी का मर्डर भी किया है। ये सुनते ही मियानो शॉक में चला जाता है और उसे लगता है कि जो ओगुरा ने सब कुछ बता दिया है जो कि दूसरे कमरे में था। पुलिस का ये तीर ठीक निशाने पर लगा और थोड़ी देर ना नुको मियानो ने ये कबूला कि हाँ उसने एक मर्डर किया है। तो ये पुलिस के लिए एक जैकपॉट था, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो एक 19 साल की लड़की की गैंग रेप की कर रहे थे, लेकिन केस तो एक मर्डर केस का खुल गया। पुलिस के लिए एक जैकपॉट था, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो उस 19 साल की लड़की के गैंग रेप की कर रहे थे, लेकिन केस तो एक मर्डर का खुल गया। फिर जब पुलिस बॉडी के बारे में पूछताछ करती है तो मियानो उन्हें उस जगह जहां वो कंक्रीट से भरा बैरल फेंका था जो कोतो टोक्यो में था वहां ले जाता है। वहां पूछने के बाद थोड़ी जगह पड़ताल करने के बाद पुलिस को वहां बैरल मिल गया। फिर एक क्रेन बुलाकर उस कंक्रीट को खोला गया तो उसमें से एक लाश मिली जो पूरी सड़ चुकी थी और जिसकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी। तो फिर पुलिस ने लाश के फिंगरप्रिंट से उसकी पहचान करवाई। तो पुलिस भी शॉक रह गई, क्योंकि ये उस लेडी की लाश नहीं थी जिसके बारे में पुलिस मियानो से पूछ रही थी, क्योंकि ये लाश जुंको फुरुता की थी। और फिर 1 अप्रैल 1981 को ओगुरा को फिर एक सेपरेट सेक्सुअल असॉल्ट और सबसीक्वेंट जुंको के मर्डर के लिए अरेस्ट किया गया। साथ ही साथ वटनाबे, मिनातो और मिनातो के भाई को भी अरेस्ट किया गया और अलग अलग और बहुत सारे गुनहगारों को अरेस्ट किया गया जो कि जुंको के बलात्कार में इन सब के साथ शामिल थे। और उनमें से 2 और लोग थे जो थे तेत्सुया नाकामुरा और कोइची इहारा, जिनको कि उनके सीमन डीएनए जो विक्टिम की बॉडी के अंदर मिला था उससे अरेस्ट किया गया। फिर जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो इन चारों की आइडेंटिटीज को सील्ड रखा गया, क्योंकि ये सारे जुवेनाइल थे एट द टाइम ऑफ क्राइम। लेकिन शुकान बुनशुन न्यूज़पेपर के एक जर्नलिस्ट ने अपनी मैगजीन में इन चारों की आइडेंटिटी बता दी और पब्लिश कर दी। फिर 1990 के जुलाई में लोअर कोर्ट ने मियानो जो क्राइम का लीडर था उसे 17 साल की जेल सुनाई, लेकिन फिर उसने टोक्यो हाई कोर्ट में अपील कर दी, जहां जज
ryuji yanase ने उसकी सजा को 3 साल और बढ़ा दिया और 20 साल की जेल सुनाई। यासुशी वाटनाबे, जिसको ओरिजिनली 3 से 4 साल की सजाएं सुनाई गई थी, वो बढ़ाकर 5 से 7 साल कर दी गई। जो ओगुरा को 8 साल की सजा सुनाई और अपनी सजा पूरी करने के बाद 1999 में उसे छोड़ दिया गया। नोबुहारा मिनातो या कहे तो शिंजी मिनातो, जिसे ओरिजिनली 4 से 6 साल की सजा सुनाई थी, उसे बढ़ाकर 5 से 9 साल कर दिया गया था, वो भी जज ryuji yanase की वजह से। जुंको फुरुता के माता पिता इस सज़ा से पूरी तरह से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने मिनातो के पेरेंट्स पर सिविल सूट फाइल कर दिया, क्योंकि उन्हीं के घर में ये क्राइम हुआ था। इसके अलावा मियानो, जो इस क्राइम का लीडर था, उसकी मॉम को जुंको के पेरेंट्स को 50 मिलियन येन्स या कहे तो $3,70,000 एज अ कंपनसेशन देने पड़े, और वो भी अपना पुराना फैमिली हाउस बेचकर। जो वॉइस नोट मैंने स्टार्टिंग में सुनाया था, वो जुंको की एक स्कूल फ्रेंड ने उसके फ्यूनरल पर कहा था। तो ये था जुंको फुरुता का किडनैपिंग एंड मर्डर केस। ये केस सुनने के बाद आपको भी थोड़ा बहुत ट्रॉमेटाइजेशन तो हुआ ही होगा, और मुझे कितना हुआ है ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, कॉज मेरी खुद की दिमागी हालत थोड़ी ख़राब हो गई है केस को स्टडी करते करते, और इसीलिए इतने टाइम बाद वीडियो आ रही है। एक तो लेट वीडियो आने के लिए रियली सॉरी, एंड कोशिश करूँगा आगे से टाइम पे वीडियो लेके आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय।